हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 79। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 79। दूर से दिखाई देने वाली हर चीज शराब निकलती है, मगर सबा को हर बार ये हकीकत तस्लीम करते हुए बहुत तकलीफ होती थी। आप वहीं अपनी को आर्टिस्ट की आंखों में आंखें डालकर डायलॉग बोलते रहते या फिर जाले अफरीदी के साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करते रहते। मुझसे तो यूं भी आप रिहाई ही चाहते हैं, मरने देते मुझे वहीं जंगल में। मैंने तो आपसे मदद नहीं मांगी थी, इससे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। नौफिल को फिर से पहली वाली झड़प याद आने लगी। तब भी वह ऐसी ही बातें कर रही थी। वह इसके मुंह से भी बहुत कुछ गलत सलत निकल गया था, जिसकी खुदा ने दोनों ही को सजा दी थी, चाहे थोड़ी देर ही के लिए सही। देख ली है मैंने आपकी बहादुरी भी। आपके लिए बेहतर यही होगा कि ऐसी हरकतों से परहेज ही किया करें। वह तमस्खराना अंदाज में बोला था। दुनिया में एक आप ही बहादुर और बेवकूफ नहीं है, और ना ही मुझे हर कदम पर आपकी जरूरत है। मैं गुस्से से कहती चादर और तकिया घसीटती सर्द फर्श पर आ गई। अब फिर आप बेवकूफी कर रही हैं, कदरे तौक़ुफ़ के बाद नौफिल ने मुअतदिल अंदाज में कहा था। अच्छा है ना, आप भी टेंशन फ्री हो, फिर शुक्राने के नफिल जरूर पढ़िएगा। अपनी तरफ से बहुत बेदर्दी से कहते हुए भी इसकी आवाज भजा गई तो वे तकिए पर सर जमाती करवट बदल गई। एक तो बारिश से भीगा वजूद, और अब सर्द फर्श पर वह फक्त एक मोटी चादर बिछाए बिना कुछ ओढ़े लेटी तो सही मायनों में खुदा याद आ गई। चिट की आवाज के साथ लाइट ऑफ कर दी गई तो इसकी आंखों में थमे आंसुओं को निकासी का रास्ता मिल गया। नौफिल की संगदिली अपनी जगह, मगर इसने एक बार भी उसे नीचे सोने से मना नहीं किया था। लड़की होने के नाते ही इसका ख्याल कर लेता, मगर नहीं। उसे अपने गैर होती हालत का बखूबी एहसास था, मगर इस वक्त दिल व दिमाग पर गैर होती हालत का बखूबी एहसास था मगर इस वक्त दिल व दिमाग पर जिद हावी हो रही थी। साथ साथ रोना भी जारी व सारी था। जाने कितनी देर वह सर्दी में थरथराती रही, और पता नहीं वह नींद में थी या जाग रही थी। अपने जिस्म से निकलती तपिश उसे बहुत अच्छी तरह महसूस हो रही थी। साथ ही शदीद कपकपी का तारी होना। करवट बदलने की कोशिश में इसके लबों से कराह निकल कर रह गई, और आखिरी एहसास किसी ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाकर बिस्तर पर डाला था और साथ ही गर्म चादरों से ढक दिया था। शायद ये भी एक ख्वाब था या फिर सैराब। मुई ताई जान ने अचानक ही उसे आवाज दी। वाइट ट्राउजर और शर्ट में निक से तैयार वे गाड़ी की चाबी हाथ में लिए कहीं जाने को तैयार था। कॉरिडोर के दाखिली दरवाजे से वापस पलटा। कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने उसे देखते ही पूछा तो वह मुस्कुरा दिया। आपका बताया तो था माँ, सरमत की तरफ जाना है, एक केस फाइल चाहिए थी। देखो मेरी याददाश्त, वो भी हंसती। आज संडे था और नाश्ते के दौरान ही हमेशा की तरह मुईद ने उन्हें अपनी आमद व रफत की तफसील दे दी थी। कोई काम था आपको? वह बजाहिर पुरसुकून पूछ रहा था, मगर एक वह बजाहिर बड़े सुकून से पूछ रहा था, मगर एक निगाह कलाई पर बंधी घड़ी पर भी थी। ठीक आधे घंटे बाद सरमत की कराची की फ्लाइट थी, और इससे पहले न सिर्फ मोहित को इससे फाइल वसूल करनी थी, बल्कि इस केस फाइल के कुछ निकात भी डिस्कस करने थे। काम तो बेटा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर तुम फारिग हो तो। उन्होंने बात इस पर छोड़ दी थी। आपके लिए तो हर वक्त फारिग ही हूँ, हुक्म कीजिए। सोफे की पुश्त पर हाथ रखकर कदरे झुककर खड़ा हुए मुस्कुराते हुए कह रहा था। इनका दिल हमेशा की तरह खुशी व तफाखर से भर गया। खुश रहे मेरे बच्चे, इनके दिल से दुआ निकली थी। फिर वह असल काम की तरफ लौटी। ये अपनी जूही को इसकी किसी सहेली के वहां जाना है, रास्ते में उसे छोड़ते हुए चले जाना। अपनी जूही? वह गहरी सांस लेकर रह गया। इसके कुछ कहने से पहले ही वह खुशबुओं में बसी जावेद को कोसती चली आई। इस वजी के बच्चे को तो आ लेने दे।
हर फजूल काम इसने इतवार के रोज के लिए छोड़ना होता है। 3 दिन से उसे पुकार रही थी कि मुझे सादिया की तरफ जाना है। कितनी फर्मा बरदारी से सर हिला रहा था तब, और अब मेरे हाथ में थामा पर्स सोफे पर पटकती बैठ गई। ओफो, वह बेचारा तो जाते हुए घबरा रहा था। मैंने ही इजाजत दी थी। माशाअल्लाह से घर में और भी लड़के हैं। उठो, मैंने मोहित से कह दिया है। ताई जान ने उसे तसल्ली दी तो वह बुदक कर सामने खड़े मोहित को देखने लगी। उसके चेहरे पर छाई नागवारी के बादल देखते ही मोहित को अंदाजा हो गया कि वह अब मजीद बहस व मुबाहिसे के में वक्त बर्बाद करेगी। सो इसके कुछ बोलने से पहले ही बाजलत बोला, जल्दी करो भाई, मेरी बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है किसी के साथ। ताई जान, इसने दबे अल्फाज में एहतजाज करना चाहा, मगर उन्होंने भी जल्दी जल्दी का शोर मचाकर उसे उठने पर मजबूर कर दिया। मुंह फुलाए बुरे दिल के साथ वे इसकी गाड़ी में आ बैठी। गेट से बाहर निकलते ही इसने गाड़ी को जैसे उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे रास्ते में गिफ्ट भी लेना है, मार्केट भी जाना पड़ेगा। उसे मुखातिब किए बगैर मजबूरन जूही को ऊंची आवाज में कहना पड़ा, मगर मोहित ने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। इसकी तमाम तर तवज्जो विंडो स्क्रीन के पार थी। इस कदर तेज रफ्तारी पर जूही का दिल होने लगा। हमें आलमे बला नहीं बल्कि सादिया के घर जाना है, इसने जताने वाले अंदाज में कहा। तब शायद इस पर भी असर हो ही गया। गाड़ी की रफ्तार कदरे कम करते हुए इसने एक नजर इसके नागवार तासुरात पर डाली थी, फिर इत्मीनान से बोला, अभी ना तो मुझे आलमे बला जाना की फुर्सत है और न ही सादिया के घर। अभी हम सरमत की तरफ जा रहे हैं। क्या? मैं पहले हैरत फिर गुस्से का शिकार होने लगी। लेकिन क्यों? मुझे इससे बहुत जरूरी फाइल लेनी है। अब से ठीक 20 मिनट के बाद इसकी कराची की फ्लाइट है, सो एक मजबूरी है। आप अपनी मजबूरी निभाते फिर मुझे मार्केट में उतार दें, मैं खुद चली जाऊंगी। इसकी खुद सरी हद से सवा थी। खुद वैसे तो कभी इसकी तबीयत का खासा नहीं रही थी, मगर मोहित के मामले में कदरतन इसी अंदाज में दावा करती आई थी। शट अप, खामोशी से मेरे साथ उतरो। 10-15 मिनट में लेट नहीं हो जाओगी तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्याह रंग के बोगिन वायलिया से सजे गेट के सामने गाड़ी रुकते ही मोहित ने दुरुस्त लहजा सहारा लिया तो वह गुस्से से बोली, आज इसका बर्थडे है और मैंने अभी गिफ्ट भी खरीदना है। सिर्फ चंद मिनट की बात है, अभी साथ साथ मुझे भी लेट मत करो। वह मसलहत अमेज अंदाज में कहता इंजन ऑफ करता गाड़ी से उतरा तो मजबूरन उसे भी उतरना पड़ा। वो खुद सरमत के साथ इसकी स्टडी रूम में चला गया। जूही को सरमत की अम्मी और दोनों बहनों के साथ ड्राइंग रूम में बैठना पड़ा। आप कजिन है मोहित भाई की? इसका तफसीली तारुफ शुरू हुआ तो वह पहले ही हमले पर संभल गई। अपने बने सवरे हुलिये को जहन में रखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जी। दरअसल ये मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में कोई फाइल लेने के लिए रुक गए। बेटा, आप पढ़ती हैं या फारिग हो चुकी हैं? सरमत की अम्मी की निगाहों से पसंदीदगी की तहरीर झलक रही थी। आम हुलिये में तो शायद इतनी जल्दी इनकी तवज्जो न समेट पाती, मगर इस वक्त स्याह और गोल्डन अम्बरीन एड लिबास में वह बेहद अच्छी लग रही थी। इस पर नफासत से किया गया हल्का फुल्का सा मेकअप इसके नफूश के तीखेपन को पूरी तरह से उजागर कर रहा था। जी, इसके इस सवाल पर जूही को गड़बड़ा गया। मैं इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी, एग्जाम्स के दौरान बीमार पड़ गई तो फिर बाकी पेपर्स दिए ही नहीं। बताए बगैर कोई चारा भी नहीं था। एक बहन उठकर इसके लिए कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ स्नैक्स की भरी ट्रॉली घसीट लाई तो खत दर्जे कॉफ्ट का शिकार होने लगी। एक तो देर होने का एहसास, दूसरे दोनों माँ बेटियां उसे यूं घेर कर बैठ गई थी। इस सब की कोई जरूरत नहीं, मैं तो यूं भी फंक्शन में जा रही हूँ, इसने कहा भी था, मगर इसके इसरार पर उसे कोल्ड ड्रिंक पीना ही पड़ी। ये मेरी बड़ी बेटी है, मरियम नाम है इसका। मंगनी हो चुकी है खाला के बेटे से, आर्मी में कैप्टन है शेराज, वह उसे बता रही थी। जूही भी बड़ी तवज्जो के साथ सुनने की अदाकारी कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक इससे पूछ लिया, बेटा आपकी मंगनी वगैरह नहीं हुई? इसके गैर मुतक्का सवाल जूही को बेहद गड़बड़ा गया। जी अभी तो नहीं। अच्छा, दरअसल हम भी अपनी भाभी तलाश कर रहे हैं, मरियम ने छोटी आयमा ने चहक कर कहा तो इसका दिल धक से रह गया।
तो ये सारी आवभगत इस सिलसिले की कड़ी है? जी, बाकायदा तो नहीं हुई मगर बात चल रही है। इसने जल्दी से पेशबंदी की। निगाहों के बेडौल सरापे और मोटी मूछों वाला चौधरी सरमद इकबाल घूम गया। अच्छा, वो तीनों माँ बेटियां यकलक मायूस सी हो गई। वह इत्मीनान से कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी, मगर फिर इनके नए सवाल शुरू हो गए। लड़का कौन है, क्या करता है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जूही को सही मायनों में यूं लग रहा था जैसे किसी शिकंजे में आ फंसी हो। मोहित के हवाले से कोई तारुफ कराना तो उसे गवारा ही नहीं था, इसलिए अपने पास ही बनाकर जवाब देती रही। चले। मोहित ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आया तो वे शुक्र का कलमा पढ़ती उठ खड़ी हुई। जूही, आप भी अपनी शादी में जरूर बुलाइएगा, हम भी देखेंगे जितनी प्यारी आप हैं दूल्हा भाई भी इतने अच्छे हैं या नहीं। निकलते निकलते आयमा ने शरारत से कहा तो वे दिल ही दिल में उसे कोस कर रह गई, मगर बज़ाहिर मुस्कुरा दी। गाड़ी में आकर बैठते ही वे मोहित से उलझने लगी। इससे तो अच्छा था मैं गाड़ी में बैठकर इंतजार कर लेती। मुझे अगर तुम्हारे इस शौक का अंदाजा होता तो मैं बस शौक तुम्हें गाड़ी में बैठा जाता। वे रसानियत भरे अंदाज में बोला तो वे जूही दांत पर दांत जमाकर बोली। फिर गुस्से से बोली, मुझे इस तरह के फजूल शौक लाहक नहीं, मगर इन लोगों के साथ बैठने से बेहतर था कि मैं गाड़ी में बैठी रहती। यूं कुरेद कुरेद कर सवाल पूछ रही थी जैसे आज ही रिश्ता लेकर आने का इरादा हो। बोलते हुए सोचने का तकल्लुफ तो इसने कभी किया ही नहीं था। अब भी बोलने के बाद अंदाजा हुआ तो गलत बंदे के सामने बात कह दी। वाह, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मुझसे छुटकारा पाने का वसीला बन रहा है। चौधरी सरमद इकबाल खासा डिसेंट बंदा है, अगर मुझे थोड़ी कम करा ले तो। इसने अपनी हैरत को फौरन खुशदिली का लबादा उड़ाते हुए कहा। इस सिलसिले में वो जूही की नापसंदीदगी से वाकिफ हरगिज नहीं था।